कि सिर्फ ग्रेजुएशन जो आप लोग कर रहे हैं यही शामिल है कि आगे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस डॉक्टरेट डिग्री ये सभी हायर एजुकेशन में ही आती है। तो इस समस्या का और भी इसमें समस्याएँ कहते हैं कि कहीं सभी को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एडमिशन मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों को मिल जा रहा है। जैसे ये सिर्फ पर्सनल एक यूनिवर्सिटी की बात या एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही है। कहीं पे देखते होंगे कि कोई पेपर लीक हो जा रहा है, उसकी वजह से सिलेक्शन पा जा रहे हैं और कोई व्यक्ति मेहनत करने के बाद भी आगे प्रवेश नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की समस्याएँ सामने आ रही हैं। लेकिन आप लोग जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन पढ़े होंगे तो उस समय कोठारी आयोग 1964-66 के आयोग का नाम सुने होंगे। तो इसने सर्वप्रथम क्या किया था कि हायर एजुकेशन में प्रवेश के लिए एसएटी स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट इसकी बात कही थी कि सभी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले जो हायर एजुकेशन के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एसएटी मतलब स्टैटिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट आयोजित करवाना चाहिए जिससे कि हायर एजुकेशन में आने वाले बच्चे उनके अंदर योग्यता क्षमता हो उनकी रुचि हो तो जिससे कि वो आगे हायर एजुकेशन में आके अच्छा कर सके। यहाँ पे आजकल देखने को मिलता है कि हायर एजुकेशन में जो भी बच्चे आते हैं उसमें 70% बच्चे सिर्फ नौकरी की तलाश में रहते हैं और आप लोगों में भी अभी क्योंकि जैसे ही लीड लगाए हम तो आवाज सुनाई दे रही थी कि 70 दिन में कोर्स कंप्लीट करना है, सब पास ही हो जाएँगे, है ना? यही एक जो लोगों की रुझान है कि सिर्फ पास हो जाना ही आप ग्रेजुएट हो गए, तो अपना ये उद्देश्य बदल दीजिए। आप आए हैं पढ़ने, जो आपके सब्जेक्ट हैं, उनका कम से कम नॉलेज लें। आप आगे आने वाली जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ामिनेशन है, ऐसा नहीं है कि उनमें ये काम नहीं देंगे, उसमें भी आप लोगों को लाभ मिलेगा यहाँ जो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद पीजी में एडमिशन लेते हैं, पीजी के बाद फिर रिसर्च करते हैं, तो यही चीज़ें सब आगे मायने रखेंगी। इसलिए आप लोग अ, स्टडी उसको बोझ मत समझिए कि नहीं सिर्फ पास होना है। तो इसलिए आप लोग जो ये इसमें जो जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसमें अपनी इंटरेस्ट लाइए, रुचि पैदा कीजिए अपने अंदर और उसको अच्छे से पढ़िए। और आपके कई साथी होंगे जो यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच पाए होंगे, कॉलेज में ही रह गए होंगे। आप क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज भी कई हैं, वहाँ भी लोग प्रवेश पाए हैं। और कुछ लोग हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उससे एफिलिएटेड कॉलेज नहीं बल्कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में उनको प्रवेश नहीं मिला। अंततः कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी द्वारा गवर्न होते हैं और वहाँ पे कोई टेस्ट भी नहीं होता, ऐसे ही एडमिशन होता है। आप लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से रिलेटेड होंगे या शहरी में भी कई लोग होंगे जो जानते होंगे काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है एडमिशन लेने के लिए, सीधे एडमिशन होता है। तो इससे होता क्या है कि हायर एजुकेशन में भीड़ बढ़ती जाती है और फिर बाद में ये होता है कि शैक्षिक बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप हायर एजुकेशन तो सफल हो गए, हायर एजुकेशन की शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो गए, लेकिन आगे आपके पास ना नौकरी है और ना ही आप इस योग्य बन सके कि आगे कुछ कर सकें। बल्कि यही अगर सेकेंडरी लेवल पे ही ध्यान दे दिया जाए कि रोजगार परक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि जो लोग आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके रोजगार की व्यवस्था हो सके तो हायर एजुकेशन में इतनी भीड़ नहीं बढ़ी। अभी जो है जैसे आप देखते होंगे और देखिए अब लोग एडमिट कर जब भी आप लोग बीच-बीच एडमिट करते हैं ना तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग 10 से आपको शेयर हो जाएगा लिंक 10 तक है हाल में और 10 से 10:05 तक आप लोग एडमिट हो जाएंगे। फिर बाद में एक लोगों के चक्कर में सभी लोग आप डिस्टर्ब होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अब डीयू की बात ले लीजिए, तो डीयू में क्या है
वहाँ पे जो आपका हाई स्कूल और इंटर के मार्क्स हैं, उसके आधार पर एडमिशन होता है। तो वहाँ पे भी असमानता है। मतलब हुआ क्या है कि भई भारतीय संविधान में सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और करना भी चाहिए। लेकिन हायर एजुकेशन में उन्हीं को आना चाहिए। सर, ये कमी सिर्फ बच्चों की नहीं है, ना सिर्फ गार्जियन की है, बल्कि ये सभी की संयुक्त समस्या है। बच्चों की भी, गार्जियन की भी, सरकार की, सभी की कमी है कि भाई सरकार अगर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करे कि सेकेंडरी लेवल पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, रोजगार परक शिक्षा मिले, व्यावसायिक शिक्षा मिले, तो हायर एजुकेशन में वही व्यक्ति आएगा जो पढ़ने के लिए इच्छुक है। यहाँ पे ऐसे भी व्यक्ति हायर एजुकेशन में एडमिशन ले लेते हैं जो कि जिनका पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन अब इंटर कर लिए, आगे कोई रास्ता दिख नहीं रहा, तो वो इस चक्कर में एडमिशन ले रहे हैं। तो सरकारों को या जो विधायी शक्तियां हैं जो शिक्षा से रिलेटेड विधान करती हैं, बेसिकली फिर आगे जब पढ़ाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, तो वहाँ बताएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रशासन कैसे होता है और राज्य विश्वविद्यालय का प्रशासन कैसे होता है। तो जो भी राज्य सरकारें हैं उनके विधानसभा में जो भी बैठकें होती हैं, शिक्षा के बारे में नीतियाँ बनती हैं या संसद में जो भी शिक्षा नीतियाँ पारित होती हैं, ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी भीड़ जो हायर एजुकेशन में बढ़ रही है, ये ना बढ़े। उससे पहले सेकेंडरी लेवल पे ही कुछ लोग पुलिस, पीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन फिर वो हायर एजुकेशन में आते हैं। कुछ लोग पीएचडी करने के बाद, अभी कुछ दिन पहले ग्रुप डी का जब फॉर्म आया था, 2018 के आसपास आया था, तो पेपर में देखे थे कि कुछ लोग पीएचडी करने के बाद ग्रुप डी का फॉर्म डाल रहे हैं। आप बताइए उनका हायर एजुकेशन में आना, पीएचडी करना, और वो ग्रुप डी में जा रहे हैं, कहीं न कहीं छात्र की भी गलती है और सरकार की बहुत बड़े स्तर पर गलती है। इस तरह की समस्याएँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो जो भी एडमिशन के रूल रेगुलेशन बनाए जाएँ, वो छात्रों की योग्यता, क्षमता, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर बनाए जाएँ। जैसे जो टेस्ट लिए जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, उनमें विषय विशेषज्ञों को शामिल कर सबसे पहले तो विश्वविद्यालय को सभी अपने से एफिलिएटेड सभी कॉलेजों के लिए भी वो टेस्ट अनिवार्य करना चाहिए। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो खैर है अब, लेकिन उसमें भी असमानता है। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी हुई, अवध यूनिवर्सिटी हुई, फैजाबाद में है। इन सभी के जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिनमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इसमें यूजीसी को दखल देना चाहिए कि विश्वविद्यालय को गाइडलाइन दे, और देती भी है, लेकिन ज़रूरत है कि जो गाइडलाइन दी गई है उसको वो फॉलो भी करें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। और दूसरी चीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ में भी एक दाखिला बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए, एग्जामिनेशन सेल का। तो वो भी, उसका कार्य ये नहीं है कि एग्जामिनेशन करवा लिया बस काम खत्म। वो है कि जो भी क्वेश्चन पेपर बनवाए, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनके एक्सपर्ट को भेजे, और जो क्वेश्चन पेपर का मानक है, वो जिस सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जा रहा है उसके अनुरूप हो, उससे संबंधित प्रश्न हो। जैसे कि आप देखते होंगे, एक टेस्ट था एप्टीट्यूड, एक होता है एप्टीट्यूड। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ये इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जो कि विद्यार्थियों की पूर्व क्षमता के बारे में बताते हैं। तो इस तरह के जो टेस्ट हों, उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता हो, पेपर लीक ऐसे प्रकरण ना आए। तो इससे क्या होगा कि जो भी बच्चे हायर एजुकेशन में आएँगे, उनको उनको पढ़ने के लिए जब पढ़ेंगे तो आगे वो कामयाब होंगे, आगे सफल होंगे। लेकिन अगर यही असफलता मिलती रहेगी तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगी। तो सरकार को क्या-क्या प्रावधान करने चाहिए कि सेकेंडरी लेवल पे व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करें, रोजगार परक शिक्षा की व्यवस्था करें। साथ ही साथ ऐसे नीति बनाएँ जिससे कि जो अच्छे बच्चे हैं, जिनकी वास्तव में ज्ञान प्राप्ति के प्रति रुचि है, वही हायर एजुकेशन में आ सकें। दूसरी चीज़, ये जो रिजर्वेशन की बात होती है, अब रिजर्वेशन पे आप कोई लोग ना बोलिएगा, तो रिजर्वेशन बहुत क्लिष्ट टॉपिक है। तो रिजर्वेशन चाहे वो
ईडब्ल्यूएस का हो जो अभी लागू हुआ है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनमें भी रिजर्वेशन, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जिन्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन वहीं पर इन्हीं कैटेगरी में, ऐसा नहीं है, इन्हीं कैटेगरी में चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी में हो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें आवश्यकता होती है उस रिजर्वेशन की, लेकिन उस रिजर्वेशन का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता। अब दूसरा कारण है कि आप लोग ये कहेंगे कि रिजर्वेशन हटा ही देना चाहिए। तो कुछ लोग अ, ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, पिछड़े इलाकों के होते हैं, जैसे जो आप देखते होंगे पहाड़ी इलाके में दूरबस्ती, वहाँ पे स्कूल, कॉलेज की व्यवस्था भी नहीं है, उनके लिए एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी नहीं है, जो एजुकेशनल संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनकी भी उपलब्धता नहीं है। तो ऐसे ग्रामीण बस्तियों, गंदी बस्तियों, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले या जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से वंचित हैं, लेकिन रियल में वंचित हैं, उनको आने के लिए बढ़ावा भी मिलना चाहिए, क्योंकि यदि उनको बढ़ावा नहीं मिलता है, तो जो संविधान में सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वो भी अ, सामाजिक न्याय उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए वो चाहे सवर्ण हो या अवर्ण हो या वो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कोई भी हो, लेकिन अगर रियल में उसके पास संसाधनों की कमी है, रियल में वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन आप बताइए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके माता-पिता या दादा सर्विस में नहीं होंगे, लेकिन उनको आज तक उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया होगा। लेकिन कई वैसे व्यक्ति होंगे, चाहे वो जनरल में हो तो ईडब्ल्यूएस के थ्रू, ओबीसी, एससी, एसटी, कई ऐसे लोग होंगे जिनके घर में सर्विस है, माता-पिता भी सर्विस कर रहे हैं या दादा में सर्विस कर रहे थे, उनको रिजर्वेशन आज भी मिल रहा है। तो इस तरह से जो रियल में रिजर्वेशन के हकदार हैं उनको मिल रहा है और नहीं मिल पा रहा है कुछ लोगों को, और जो रिजर्वेशन के हकदार नहीं है उनको मिल रहा है। तो ये चीजें जो एडमिशन कमेटी हो, ये सभी का ध्यान रखे कि जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, कुछ जगह जैसे डीयू में है, जो हाई स्कूल और इंटर के अंक प्राप्त करते हैं, उनके आधार पर एडमिशन हो रहा है। तो ये गलत है, ना ही पूरी तरह से जो हाई स्कूल, इंटर के अंक हैं, उन पे भी एडमिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते होंगे आजकल एक काफ़ी मुश्किल से चलता है, जो नकल लोग मार के अंक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह की समस्याएँ भी आती हैं, कहीं वो अंक नकल वाले तो नहीं। तो इसलिए अगर या तो मेरिट का आधार न रखें, यदि रखते भी हैं, तो 50% से अधिक उसको वेटेज नहीं देना चाहिए। आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं, वो चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो हायर एजुकेशन से संबंधित, उनको जो वर्तमान में परीक्षा आयोजित की गई है, के आधार पर प्राप्त अंक, या आप वेटेज देना चाहें तो 50% शैक्षिक रिकॉर्ड को भी दे सकते हैं। जो विद्यार्थी की क्युमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं, संचित अभिलेख होते हैं, उसको भी देखकर विद्यार्थी की जो आवासीय पृष्ठभूमि है, जो उसकी आर्थिक स्तर है, सामाजिक स्तर है, रियल में अगर वो डिप्राइव्ड सेक्शन में आता है, डिप्राइव्ड सेक्शन का मतलब वो वंचित वर्ग में आता है, चाहे शैक्षिक रूप से हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। तो इन सभी का ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन कमेटी से नहीं जुड़े हैं, हम लोग एडमिशन करते समय रहते हैं तो देखते हैं कि एम्प्लॉयी वार्ड एक चलता है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनके अलावा भी रिजर्वेशन होता है। इसमें दिव्यांग, जो आजकल शब्द टेक्निकल शब्द यूज होता है, दिव्यांग उनके लिए भी आरक्षण होता है, प्लस एम्प्लॉयी वार्ड होता है, प्लस जो खेल कोटा होता है उनमें भी होता है। तो हम देखते हैं कि एम्प्लॉयी वार्ड में भी सिफारिश आती है कि नहीं, हमारे बच्चे कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बहुत से लोगों को हमने ऐसे देखा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एमएड में एडमिशन को लेकर बहुत बवाल हुआ था। तो उसमें जो बाद में सूचना मिली कि वो रियल में इस इतने परसेंट विकलांग नहीं है, जबकि विकलांगता प्रमाण पत्र में 70% लिखा था। अब वो कैसे यूनिवर्सिटी के जो
एग्जामिनेशन कमेटी है उसने पास कर दिया, कहीं न कहीं दबाव होता है जिसके थ्रू पास होते हैं। तो इस तरह के मामले भी आते हैं जो कि एजुकेशन में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो पॉलिटिक्स है वो एजुकेशन से बाहर ही रहनी चाहिए। जिससे कि रियल में वो बच्चा आ सके जो पढ़ने का इच्छुक है, जो नेतागिरी करने के लिए आ रहा है, वो भई आप देखिए नेतागिरी कीजिए, आप पॉलिटिक्स में आइए, लेकिन आपका जो मेन कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है पढ़ाई करना, उसको करते हुए आप करिए ठीक है, लेकिन आपने पढ़ाई शुरू नहीं की, उसके पहले ही ज़ोर, सिफ़ारिश, जुगाड़ ये शुरू कर दिए, तो इससे क्या होता है जो रियल में जिनको नीड है, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो ये इस प्रकार के कई आधार हैं जिसके माध्यम से जो प्रवेश संबंधी समस्याएँ हैं उनको दूर किया जा सकता है। यूजीसी को इस पर कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है, जिसको यूनिवर्सिटी और कॉलेज फॉलो करें। प्लस यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी एग्ज़ामिनेशन कमेटी बनाएँ और जो एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट के उनसे क्वेश्चन पेपर का मॉडरेशन करवाएँ, अच्छे क्वेश्चन रखें और जिस सब्जेक्ट में वो एग्ज़ाम दे रहा है उसी से संबंधित प्रश्न हो प्लस उसकी जो अभिक्षमता का मापन करते हों ऐसे क्वेश्चन हों, उसकी रुचि को दिखाते हों ऐसे प्रश्न हों, ठीक है? तो जिससे कि इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो अब आगे ये देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं इसका कोई दुष्परिणाम हो, क्योंकि हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर एक सत्र में ऐसी कोई कमी देखने मॉडरेशन सभी एक मैसेज आया मॉडरेशन मतलब क्या होता है? मॉडरेशन का मतलब होता है कि पहले कोई भी एग्जामिनेशन कमेटी हो, एग्जामिनेशन सेल हो, तो पहले वो क्वेश्चन बैंक का निर्माण करवाती है। जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे क्वेश्चन बैंक लेती है। फिर वो क्वेश्चन बना के देते हैं, तो क्वेश्चनों की जो है वैधता चेक की जाए, विश्वसनीयता चेक की जाए। विश्वसनीयता और वैधता का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जैसे उस क्वेश्चन उस क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन मान लीजिए 50 क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में है। अगर उस क्वेश्चन को 50 बार उन्हीं बच्चों पर 100 बार वो टेस्ट प्रशासित किया जाए, तो 95 बार लगभग समान रिजल्ट आए, सिर्फ 5 ही बार वो रिजल्ट बदले या 99 बार सेम रिजल्ट आए, 1 बार बदले, इसका मतलब वो विश्वसनीय है टेस्ट। लेकिन आप परीक्षा दिए, पहली बार में आप पा गए 50 क्वेश्चन में आपने सही किया 30 क्वेश्चन और दोबारा उस चीज़ पे टेस्ट दिए 1 साल बाद वही क्वेश्चन है, उसमें आपके 2-3 मार्क्स ही आए। इसका मतलब कमी बच्चे में नहीं, उससे अधिक उस टेस्ट में है, उसकी रिलायबिलिटी नहीं है, ठीक है? वो जो इतना मैक्सिमम मार्क्स चढ़ गए थे, वो मात्र एक संयोग था, संयोगवश ऐसा हुआ था, इसलिए वो उस टेस्ट को रिलायबल नहीं कहा जाएगा। दूसरी चीज़ होती है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। मान लीजिए आप उस क्वेश्चन पेपर को आपने किया और 10 प्रोफेसर ने चेक किया, तो लगभग ये जाना चाहिए कि दसों प्रोफेसर के जो अंक हैं, आपने एग्ज़ाम दिया एक ही बार, आपके उसी कॉपी को 10 प्रोफेसर्स ने चेक किया, तो दसों प्रोफेसर के जो नंबर देने का क्राइटेरिया है वो लगभग समान हो। अगर किसी ने 10 दिया, किसी ने 9 दिया, किसी ने 11 दिया, किसी ने 8, किसी ने 12, तो इसका मतलब वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। वस्तुनिष्ठता हिंदी में कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। लेकिन आपने लिखा, किसी प्रोफेसर ने उसी कॉपी पे 10 नंबर दिए, किसी ने 2 दिए और किसी ने 20 दिए। तो इसका मतलब उस पेपर में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिविटी है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी भी समझिएगा कि जब कोई प्रोफेसर, कोई टीचर कॉपी चेक करता है, तो वो क्वेश्चन आपने एक ही लिखा है लेकिन अंतर आ रहा है, इसका मतलब उनकी सोच अलग-अलग है, विभिन्न प्रोफेसर की, तो वो नहीं होना चाहिए बल्कि
क्या होना चाहिए, अगर रियल में बच्चे ने सही लिखा है तो नंबर रियल में देखना चाहिए, नहीं हो कि कॉपी जांचने वाला तिवारी है, तिवारी नाम देखा ज्यादा नंबर दे दिया, या कॉपी जांचने वाला यादव है, यादव देखा उसने अधिक नंबर दे दिया। या कोई भी जांच, हमारा कहने का मतलब ना कास्ट हावी हो, ना आवासीय पृष्ठभूमि हावी हो, बल्कि टीचर किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो बच्चा भी इसी तरह किसी भी धर्म, जात, क्षेत्र, आवाज का हो, उसके साथ अ, अपनी पूर्ण धारणा न समाहित करते हुए, बल्कि रियल में अगर उसने अच्छा लिखा है तो उसको अच्छे अंक दिए जाए। तो किसी भी टेस्ट के लिए एक तो होती है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, दूसरी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी भी बता चुके, वस्तुनिष्ठता भी बता चुके। अब आती है बात इसकी वैधता की। वैधता का मतलब होता है कि उस टेस्ट का निर्माण जो मापन करने के लिए किया गया है, अगर किसी बच्चे की एजुकेशन सब्जेक्ट में अभिक्षमता मापने के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो रियल में वह टेस्ट एजुकेशन सब्जेक्ट में बच्चे की अभिक्षमता ही माप रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में अभिक्षमता मापने के लिए टेस्ट बनाया गया हो और वो टेस्ट गणित का मापन करे, ठीक है। तो वैध वो टेस्ट तभी होगा जब वो जिस सब्जेक्ट की अभिक्षमता मापने के लिए उसका निर्माण किया गया है वो इसी सब्जेक्ट का की अभिक्षमता को मापे, तो ये वैधता होगी। तो जब इस तरह से एक्सपर्ट से क्वेश्चन बनवाए जाते हैं, फिर उन प्रत्येक क्वेश्चनों की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और वैधता मापी जाती है। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी मापने के लिए और दो टर्म यूज होते हैं, आइटम एनालिसिस होती है। आइटम एनालिसिस के अलावा डिफिकल्टी लेवल होता है। आइटम एनालिसिस क्या होती है कि रियल में वह पुअर और जो तेज तर्राट लड़के हैं, मतलब जिनको रियल में अधिक नॉलेज है और जो रियल में वीक है पढ़ने में और जो रियल में तेज है, क्या उन दोनों प्रकार के बच्चों के बीच वो डिफरेंस कर रहा है टेस्ट? अगर कर रहा है तो इसका मतलब उस जो आइटम एनालिसिस के थ्रू उसको परीक्षा पेपर में शामिल करना चाहिए। अगर वह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है आइटम एनालिसिस के थ्रू, तो उसको क्वेश्चन पेपर में नहीं रखना चाहिए। ये टेक्निकल टर्म है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग ने पूछा तो इसलिए बताए। तो जब ये सभी प्रक्रिया, जो टेस्ट निर्माण की प्रक्रिया होती है कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर तैयार हो, तो जब इस तरह से उस पेपर को तैयार किया जाता है, वही कहलाता है मॉडरेशन, ठीक है। तो दिनों में मॉडरेशन पूछा था, उसको क्लियर हो गया होगा सभी लोग। थोड़ा सा इसमें बता दीजिए क्या है यूजीसी, सर यूजीसी थोड़ा सा बता दीजिए यूजीसी के बारे में। यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी। आपको बताया इससे पहले इसके बारे में सर्जेंट योजना आई थी, उसने यूजीसी के गठन की बात कही थी। फिर राधा कृष्णन आयोग जो आया 1948 में आयोग, तो उसने यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया और 1953 में इसकी स्थापना हुई और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका यूजीसी का पूरा नाम क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। तो जो यूजीसी है, इसका काम क्या होता है? विश्वविद्यालयों को अनुदान देना, लेकिन सिर्फ विश्वविद्यालयों को ही अनुदान नहीं देता, बल्कि यह महाविद्यालयों को भी अनुबंध जो है अनुदान देता है। अनुदान दो तरीके का होता है, एक तो होता है डेवलपमेंट के क्षेत्र में। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। तो कहीं पर तो यह कहीं पर तो यह अनुदान जो है शिक्षकों की भर्ती के लिए भी, उसके दैनिक जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनके लिए भी अनुदान दिया जाता है। लेकिन किन्हीं संस्थानों को केवल जो डेवलपमेंटल ग्रांट होती है वही दी जाती है। डेवलपमेंटल ग्रांट जैसे
लाइब्रेरी के लिए हो गया, ठीक है? और बिल्डिंग के लिए हो गया, तो जो भौतिक संसाधन है, सिर्फ़ उनके लिए ही ग्रांट दी जाती है और कहीं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरी तरह से सभी तरह के अनुदान देती है। तो और साथ ही साथ पहले तो इसका गठन अनुदान देने के मतलब अनुदान देने के लिए ही हुआ था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो है वो है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के ऊपर ये जो उचित नीति है जिससे कि बच्चों को लाभ मिल सके, अच्छे बच्चे आगे तैयार हो सकें, तो उसके लिए ये ग्रांट भी देती है प्लस जो नीति निर्देश बनाती हैं वो भी बनाती हैं और उनको जो है विश्वविद्यालयों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे पहले क्या था, पहले 2009 के पहले आप पीएचडी हो यूनिवर्सिटी के लिए और नेट हो या ना हो, आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो, टीचर लोग बन जाते थे। और पहले ये अगर आपके पिताजी, आपके कोई नात रिश्तेदार प्रोफेसर हो गए, अगर आपने डिग्री ले ली तो आप भी प्रोफेसर हो जाएँगे, ऐसा सिस्टम चलता था। लेकिन कम से कम यूजीसी ने क्या किया कि अब नेट अनिवार्य कर दिया, तो आप अब एप्लीकेबल कब होंगे, एलिजिबल कब होंगे जब आप नेट क्वालीफाई करेंगे। उसके साथ ही साथ उन्होंने और भी मानक दिए हैं, 30% वेटेज पीएचडी का रहेगा। साथ ही साथ जो पेपर पब्लिकेशन होता है, आगे आप लोग जानेंगे कि शोध पत्र हम लोग मतलब टीचर लिखते हैं टीचर्स और उनका कितना परसेंट पीएचडी का रहेगा? 30 अंक होता है वेटेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अपॉइंट होने के लिए। यदि कोई व्यक्ति पीएचडी है तो उसको जो है अधिभार 30 अंक का मिलता है वेटेज, ठीक है? और साथ ही साथ रिसर्च पेपर यदि आपके पब्लिश हैं, प्रकाशित हो चुके हैं जर्नल में या आपने बुक लिखी है तो उसके भी वेटेज मिलते हैं और वो जर्नल बुक चेक होते हैं। सबका अलग-अलग होता है, किसी में 10 अंक मिलते हैं, किसी जर्नल में अगर रेफरीड है, पीयर रिव्यूड है और आप सिंगल ऑथर है तो 15 अंक मिलेंगे। अगर उसमें 2 ऑथर हैं तो फर्स्ट ऑथर को 10 मिलेंगे, सेकंड ऑथर को 5 मिलेंगे। यदि यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल है तो और अधिक अंक मिलेंगे। तो इस तरह से जर्नल पे डिपेंड करता है कि किस जर्नल में पब्लिश हुआ है और बुक का भी इसी तरह है। अगर नेशनल है, इंटरनेशनल है तो दोनों के अंक अलग-अलग हैं। नेशनल का 5 इंटरनेशनल का 5 अंक है, नेशनल का 3 अंक है और यदि अ, उसमें भी 2 ऑथर हैं तो आपको 70 2 ऑथर हैं तो फर्स्ट ऑथर जो होंगे उनको 70% अंक मिलेंगे और जो सेकंड ऑथर हैं उनको 30% अंक मिलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने रूपरेखा बनाई कि 2009 के बाद यदि कोई पीएचडी किया है तब भी उसके लिए पीएचडी के साथ पीएचडी का वेटेज तो मिलेगा लेकिन नेट पास करना अनिवार्य है। जबकि 2009 के पहले क्या था कि पीएचडी आपने कर लिया तो आपको नेट पास हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, आप अपॉइंट हो सकते हैं, आपको रखा जा सकता है। तो इस तरह से जो भाई भतीजावाद होता था वो अधिक होता था। दूसरी चीज़ ये भी है कि पहले जो पीएचडी जैसे होती थी, तो होता ये था कि मिनिमम समय 2 वर्ष था। जैसे हमारी अब हमने अभी पीएचडी की, हमारी 18 तारीख को हमने पीएचडी जमा की, तो अब हमारे समय मिनिमम जो है मिनिमम टाइम पीरियड पीएचडी का वो 3 वर्ष है। 3 साल से पहले आप पीएचडी नहीं जमा कर सकते, लेकिन पहले क्या था 2 साल में ही आप पीएचडी जमा कर सकते हैं। तो जब टाइम बढ़ेगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा। साथ ही साथ पहले प्लेगरिज्म नहीं चेक होता था। आप होता क्या था कि एक लोगों ने पीएचडी की, उन्हीं का कवर पेज बदले, अपना थोड़ा-बहुत संशोधन किए, वही थीसिस सेम उठा के जमा कर दिए, हाँ, ये हमारी पीएचडी हो गई। लेकिन आजकल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है अर्कुंड, उसपे आपने जो भी पीएचडी में लिखा है, वो उस हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट पे टाइप की जाती है और इंग्लिश में टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट पे टाइप की जाती है और
इंग्लिश में तो चाहे जो फॉन्ट दे दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी वालों के लिए मंगल पे ही टाइप करना होता है। उसको अरकुंड सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है। वो एक-एक चीज़ें बता देता है कि आपने इस लाइन को इस बुक से और इस पेज नंबर से लिखा है और इनकी थीसिस से इतना लिखा है, इनकी थीसिस से आपने इतना लिखा है। उसमें क्या दिया है कि 10% से अधिक कॉपीराइट होता है, तो वो स्वीकार नहीं होगा। 10% की छूट इसलिए दी गई है क्योंकि अगर आप लिखते हैं कि अ, छात्र एवं छात्राओं की बुद्धिलिपि में सार्थक अंतर नहीं है, तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे? भई कुछ वर्ड होते हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो इस वजह से जो 10% की छूट दी गई इसलिए। तो अब पीएचडी जो लोग कर रहे हैं, उनमें भी गुणवत्ता आ रही, कम से कम पढ़ के तब लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे नकल करके लिख देंगे तो वो प्लेगरिज्म में फँस जाएगा। तो उनके दंड के भी प्रावधान है कि कितना परसेंट आपने कॉपी किया है, उसके आधार पे दंड भी लगता है, आपकी पीएचडी भी रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ तक कि अगर 70% कॉपीराइट हो गया, तो आप जेल भी जा सकते हैं, प्लस साथ में आपके गाइड की नौकरी भी जाएगी, जिनके अंडर में आप पीएचडी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो समय-समय पे यूजीसी अब ये भी देखिए, अगर ये बता रहे हैं तो फालतू की चीज़ नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन में पीएचडी भी हायर एजुकेशन में आती है। तो इस तरह से जो ये प्रावधान बने पीएचडी के लिए रेगुलेशन बना, इससे कहीं न कहीं उच्च शिक्षा में वही लोग आएँगे जो रियल में पीएचडी करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो पढ़ने और लिखने के लिए उत्सुक होंगे वही आएँगे। जो लोग ये था कि आप एडमिशन ले लो, कहीं से भी छाप के कर लेंगे, कम से कम उनका एडमिशन अब बंद हो गया। तो इस तरह से एक्सक्यूज़ मी सर, हाँ। पीएचडी पीरियड में सर क्या-क्या करना होता है? आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना होता है और सेमिनार अटेंड करना होता है, 2 सेमिनार भी ज़रूरी होते हैं। आपको कोई टॉपिक अलॉट होगा जिस पर आप रिसर्च करेंगे, जैसे कैसे हमारा जो टॉपिक थे उसमें स्टडी हैबिट शामिल थी, सोशल मैच्योरिटी शामिल थी, एजुकेशनल एस्पिरेशन शामिल था कि आप जो हमने सेकेंडरी एजुकेशन के जो बच्चे थे उनको लिया था सैंपल के रूप में। तो ये देखा गया कि जो लड़के-लड़कियाँ हैं, उनमें क्या स्टडी हैबिट में अंतर है और शहरी ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर अगर अंतर है तो क्या कारण है? क्या आप लोग आगे बढ़ेंगे कि जो है एजुकेशनल सोशियोमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं क्लासरूम में। कुछ बच्चे पॉपुलर श्रेणी में आते हैं, क्लास में अपने साथियों के साथ लोकप्रिय होते हैं, कुछ बच्चे अकेले रहते हैं जिन्हें आइसोलेट कैटेगरी में रखा गया है, कुछ बच्चे रिजेक्टेड होते हैं जिसे क्लास में बच्चे नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमने रिसर्च किया कि जो क्लास में पॉपुलर बच्चे हैं, जो आइसोलेट बच्चे हैं, एकाकी रहते हैं, अकेले रहते हैं और जो रिजेक्ट किए जाते हैं साथी समूहों द्वारा अपनी क्लास के, तो उनकी स्टडी हैबिट, एजुकेशनल एस्पिरेशन और सोशल मैच्योरिटी में क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो क्या कारण है जिनके कारण वो पिछड़ रहे हैं? तो उसमें जो हमारे में रिजल्ट आए वो आए कि जो रिजेक्टीज बच्चे थे वो एजुकेशनल एस्पिरेशन और स्टडी हैबिट में आइसोलेट और पॉपुलर से पीछे हैं, जबकि सोशल मैच्योरिटी में आइसोलेट सबसे पीछे हैं। तो उसका फिर कारण क्या था? कारण बहुत सारे निकल के सामने आए, ठीक है? तो इस तरह से आपको एक टॉपिक अलॉट होता है और आपको एक गाइड अलॉट होते हैं कि आप इन गाइड के, इन टीचर के अंडर में रहकर आप कार्य करेंगे। तो हमारी जो थीसिस है वो करीब 312 पेज की है, ठीक है? तो उसमें जो पुराने रिसर्च हो चुके हैं उनकी भी खोज करेंगे कि कैसे उन्होंने क्या-क्या चीज़ें की थी, क्या-क्या रिजल्ट आए। हमारे में उनसे सेम रिजल्ट आए या दूसरे आए, अगर जो भी रिजल्ट आए उनके कारण क्या है, तो यही सब उसमें देखा गया। तो इस तरह से जो रूल रेगुलेशन बनते हैं यूजीसी जो बनाती है। आइसोलेट क्या होता है? आप बताएँ आइसोलेट। आइसोलेट, एक मिनट एक-एक करके जो आइसोलेट होते हैं, आइसोलेट का मतलब जो क्लास में जैसे आप लोग देखते होंगे क्लास में अगर 40 लोग बैठते हैं, 50 लोग बैठते हैं, तो उसमें से आप कुछ लोग ग्रुप में रहते हैं, आपके कई दोस्त रहते हैं क्लास में। अब कुछ बच्चे आपको ऐसे भी मिले होंगे क्योंकि आप लोग इंटर करके ही आए हैं, तो इंटर में आपको कई ऐसे बच्चे मिले होंगे जो अकेले रहते होंगे, उनको किसी से ना बातचीत करेंगे, ना बोलेंगे, अकेले बैठे हैं, ज़्यादा मतलब आपने बोल दिया तो बोल दिए, नहीं तो वो अपने में ही
मस्त रहते हैं। तो वो जो अकेले रहते हैं क्लास में, तो उनका भी हमने अध्ययन किया था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्लास के ज़्यादातर बच्चे उनको पसंद नहीं करते हैं, ना उनको अपने साथ खेलने, घूमने या पढ़ने-लिखने में शामिल नहीं करते हैं। आप लोगों में भी कई ऐसे दोस्त रहे होंगे जिनको आप नहीं पसंद करते रहे होंगे। कई ऐसे रहे होंगे जिनको आप बहुत पसंद करते रहे होंगे, आप ही नहीं क्लास के बहुत सारे बच्चे पसंद करते रहे होंगे। तो जिसको क्लास के बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, उन बच्चों को पॉपुलर या लोकप्रिय समूह के विद्यार्थियों के अंतर्गत रखा जाता है। जिन बच्चों को ना कोई पसंद करता है ना वो मतलब ना उनसे उनके साथ कोई रहता है, ना वो किसी के साथ रहते हैं। तो ऐसे बच्चे को एकाकी समूह या आइसोलेटेड ग्रुप में रखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लास के अधिकांशतः लोग नापसंद करते हैं, तो उनको जो है रिजेक्टीज ग्रुप में रखते हैं। क्वेश्चन सर और हाँ, सर आप पीजी में मतलब वही सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने यूजी में लिया हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चूँकि इस बार हम एडमिशन में थे एमए के भी और एमएड की भी, तो एमएड में तो बीएड होना अनिवार्य है, लेकिन एमए में क्या था कि जिनका एजुकेशन था बीए में, वो लोग एमए एजुकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉन सब्जेक्ट में की भी कुछ सीटें अलग से होती हैं कि जो विद्यार्थी बीए एजुकेशन नहीं था फिर भी एजुकेशन ले रहा था एमए में, तो उनके लिए भी कुछ सीटें थी। तो नॉन सब्जेक्ट उनको कहते हैं, तो उनके लिए भी सीटें थी। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका बीए में सब्जेक्ट वो है या नहीं है, आप कर सकते हैं। ये सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। सर आप जैसे एमए करें तो उसमें मनमर्जी सब्जेक्ट ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें परमिशन नहीं होती, एजुकेशन में तो है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो हमें लगता है वो चूँकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हमें नहीं लगता कि उसमें एडमिशन होगा। अगर आप बीएससी की बात करें तो उसमें भी हमें नहीं लगता कि एडमिशन होगा। लेकिन सर ये एमए में पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है? पॉलिटिकल ले सकते हैं एमए में? हाँ, मिलता है। तो कई बच्चे ऐसे थे जो पॉलिटिकल वाले थे और वो एजुकेशन में एडमिशन लिए। सर एमए में भी एंट्रेंस होता है ना सर? हाँ, एंट्रेंस होता है। ओके सर, लास्ट ईयर में सब्जेक्ट छोड़ते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आपको टीजीटी देना है, टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या लोक सेवा आयोग करवाती है, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसी। तो उसमें जो मैट्रिकुलेशन लेवल के हाई स्कूल लेवल तक के जो टीचर होते हैं उनको टीजीटी टीचर कहते हैं। तो उसके लिए क्या है, आवाज बीच में डिस्टर्ब हो रही थी। तो उसके लिए क्या है कि यदि आपका सोशल साइंस से देना चाहिए, टीजीटी सोशल साइंस में होता है, एजुकेशन टीजीटी में नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस सोशल मतलब टीजीटी में नहीं होता, इकोनॉमिक्स टीजीटी में नहीं होता, बल्कि सोशल के नाम से जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से 2 होना अनिवार्य है। कौन-कौन से? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये 4 में से अगर आपके 2 सब्जेक्ट आपके बीए फाइनल ईयर में हैं, तो आप सोशल साइंस से टीजीटी दे सकते हैं। अगर इन 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट नहीं है, तो आप सोशल साइंस से टीजीटी नहीं दे सकते हैं। बाकी एजुकेशन जिन्होंने लिया है, तो एजुकेशन तो टीजीटी में होता नहीं, तो इसलिए आप लास्ट ईयर में छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर एजुकेशन रखिए, अगर कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है। हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए, चाहे इंटर तक ही संस्कृत हो, ठीक है? अगर हिंदी से टीजीटी देना है, क्योंकि जो टीजीटी होता है उसमें स्कूल सब्जेक्ट होते हैं। स्कूल सब्जेक्ट का मतलब जो 10th तक सब्जेक्ट चलते हैं, सिर्फ वही सब्जेक्ट मान्य होते हैं। तो मैथ चलती है और हिंदी चलता है। इंग्लिश हो सकता है ना सर? इंग्लिश हो सकता है। इंग्लिश अपने आप में इंग्लिश के कई सब्जेक्ट नहीं ना सर? नहीं, इंग्लिश अपने आप में पूर्ण है, संस्कृत अपने आप में पूर्ण है, ठीक है?
और हिंदी के साथ पहले ग्रेजुएशन में संस्कृत भी होना चाहिए था, लेकिन अब नियम है कि हिंदी के साथ इंटर तक, यदि इंटर तक भी संस्कृत है तब भी वो माने। क्या बीएड का सर पीएचडी करने से पहले कंपलसरी होता है क्या? नहीं, एजुकेशन के साथ तो वही है सर ना। नहीं एमफिल अब अधिकांशतः जगह बंद हो चुकी है, क्योंकि पहले एमफिल का भी वेटेज मिलता था, अब एमफिल को के वेटेज को हटा दिया गया। सर पीजीटी के बारे में बता दीजिए सर। देखिए, हम पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आपसे माफी चाहेंगे। और आप लोग भी आपस में सभी लोग दोस्त हैं और दोस्त बने रहिए, मतभेद ना हो। इसलिए क्लास के समय देखिए, सबका राजनीतिक विचार होना आवश्यक है और रखिए, लेकिन उसको क्या है अपने पास रखिए। क्लास के मित्रों के साथ ये सब मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों की आपस में मनमुटाव होगा। सर फायदे बताइए ना सर। सर वन क्वेश्चन, आपकी उम्र सर, आपको मतलब अब पीएचडी करें इसके बाद आप क्या करेंगे? अब देखिए, हमारे पास टीचर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो अभी यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी आने वाली है ना, अभी तो ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर पढ़ाते हैं, 5 ही प्रोफेसर हैं आपके डिपार्टमेंट में। तो गेस्ट फैकल्टी का आने वाली है, वो भी फॉर्म भर रहे हैं। प्लस हायर एजुकेशन कमीशन के थ्रू जो डिग्री कॉलेजों में वैकेंसी आएगी, यूनिवर्सिटी में जो आएगी, तो वो सभी फिलअप करेंगे, देखते हैं कहाँ होता है। अब विदेशों में कैसे जाके लोग पढ़ते हैं, विदेश में बाहर वो सब कैसे पढ़ते हैं? वहाँ की यूनिवर्सिटीज भी एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, आप कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, जाइए। तो उसमें भी वहाँ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फेलोशिप के लिए भी वो आवेदन करवाते हैं, उसका भी एग्जाम लेते हैं। अगर उसको भी पास करते हैं तो वो आपका खर्चा वहन करते हैं। अगर आप नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट पास करते हैं, फेलोशिप वाला नहीं, तो फिर आपको पूरा पे करना पड़ता है। आप पैसा दीजिए, जैसे यहाँ पढ़ते हैं पैसा देकर वहाँ पढ़िए। सर वहाँ का प्रोसेस क्या है? बुक नई ले लें या सेकंड हैंड में काम चल जाएगा सर? चाहे जैसे करिए, बुक पढ़ना चाहिए, चाहे सेकंड हैंड हो, नई पढ़िए बस। सर वहाँ का फीस प्रोसेस क्या है, कितना तक लग जाता है विदेशों में? जैसे आपको रहेगा क्या है सर, बुक हाँ, वही रहता है। ओके सर, थैंक यू। और बाकी विदेशों की फीस, अपने यहाँ क्या फीस एक है, हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अलग है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अलग है, कॉलेजों की अलग है। फिर जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज है, उनकी अलग है। तो इसी तरह विदेशों में भी है कई प्रकार की। सर कब आते, मतलब जैसे हम लोग का इंटरेस्ट टाइम होता है, उससे उन लोग का भी इंटरेस्ट टाइम फॉर्म होता है? हाँ, लेकिन उनका अलग अलग टाइमिंग होता है। वो अब आप पता कीजिए कि हमने तो किया नहीं वहाँ से। सर एक सब्जेक्ट से मतलब कर सकते हो वहाँ पे, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास ओवर की जाती है। हाँ। सर मानद विश्वविद्यालय मतलब क्या होता है? क्या है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मानद विश्वविद्यालय मतलब क्या होता है? तीन यूनिवर्सिटी होती हैं, जो कि देखिए, हम जब आगे पढ़ाएंगे विश्वविद्यालयों के प्रकार, तो उसमें आपको बताएंगे कि मानद विश्वविद्यालय में बेसिकली विद्यालय दो प्रकार के होते हैं, आधार पर, वित्त के आधार पर, ठीक है, और निर्माण के आधार पे। एक प्रकार के विद्यालयों का निर्माण संसद द्वारा पारित जो अधिनियम होते हैं, उनके तहत जो होता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कहलाते हैं। और जिन विश्वविद्यालयों का निर्माण राज्य सरकार की जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए विधानों के अनुसार होता है, नियमों के अनुसार होता है, वो राज्य विश्वविद्यालय करते हैं। लेकिन जो मानद विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, उनका निर्माण तो राज्य विधायिका द्वारा निर्मित जो नियम कानून है उन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन उनकी जो खर्चे का वहन जो करते हैं वो कोई विशेष व्यक्ति करता है, या मतलब सेल्फ स्तर पर वित्त की व्यवस्था की जाती है, निजी वित्त की व्यवस्था की जाती है। तो जो निजी धन
बनाकर और जो सरकार ने प्रावधान बनाए विश्वविद्यालय कार्य करते हैं या विश्वविद्यालय ओपन करते हैं, वो मानद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो राज्य विश्वविद्यालय है उनका खर्चा राज्य सरकार उठाती है, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनका खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, लेकिन मानद विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का खर्चा जो है वो ये कोई व्यक्ति जो है या व्यक्तियों अपने स्तर पर करता है, और लेकिन उनका निर्माण विधायिका या संसद द्वारा पारित जो अधिनियम है उसके तहत ही होता है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी या मानद विश्वविद्यालय कहलाता है। सर लोग क्या है सर, हमको 15 अप्रैल स्टार्ट होगा। अभी कोई पता नहीं है, 15 नहीं हो पाएगा बाद में। सर न्यूज़पेपर में तो आया था 15 अप्रैल से। कब आया था सर? अभी लगभग 1 हफ्ते पहले पेपर में निकला था सर, हमारे ज्यादा नहीं। हाँ सर, हाँ निकला था 1 हफ्ते पहले, लेकिन हमें लगता है कि 15 अप्रैल तक वो नहीं पाएगा, उसके बाद ही जाएगा, चाहे जल्द की डेट। सर करीब जुलाई तक जा सकता है। जो रुचि मैम पढ़ाती है ना, प्रोफेसर मैम, वो बोल रही थी कि फर्स्ट ईयर का पेपर जुलाई में होगा। यस। अब देखिए हमें इतना तो नहीं, लेकिन जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें लगता है कि मई में होना चाहिए। जी सर, मैं पहले नहीं होगा। सर एजुकेशन के सर सेकंड पेपर